हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। इस लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में मैं आपको संक्षारण के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम ले रहे हैं सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक संक्षारण। यदि मैं इस टॉपिक की बात करूं तो पिछले एक दो बोर्ड एग्जाम में इस पर कोई खास क्वेश्चन नहीं आए हैं, इसीलिए आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लें। इस बार बोर्ड एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पक्का आएगा। संचरण का यदि हम दैनिक जीवन में उदाहरण देखें तो संक्षारण के कारण जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, लोहे पर भूरी रंग की परत बन जाती है। अपना जो तांबे का बर्तन है उस पर, पीतल के बर्तन पर हरे रंग की परत बन जाती है। चांदी के आभूषण पर काले रंग की परत बन जाती है। चांदी के आभूषण जब महिलाएं पहनती है तो काफी टाइम के बाद उन पर काले रंग की परत बन जाती है। वो क्या है? चांदी का संक्षारण। ऐसे ही लोहे पर भूरे रंग की परत बन जाती है। तांबे और पीतल पर हरे रंग की परत का बनना, ये सभी के सभी धातुओं के संक्षारण का उदाहरण है। सवाल ये आता है, ये संक्षारण होता क्या है? देखो, जब कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है, वायुमंडल में एक ऑक्सीजन गैस है और जल वाष्प है। तो जब धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल वाष्प के संपर्क में आती है तो ये अवांछित यौगिकों में बदल जाती है। अवांछित यौगिक कार्बोनेट हो सकते हैं, ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं। और जब अवांछित यौगिकों में बदलती है तो इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। धातुओं का वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल वाष्प या यूं कह सकते हैं नमी के संपर्क में आने से अवांछित यौगिकों में बदलना संक्षारण कहलाता है। अब यहाँ पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, लेकिन सेकंड चीज है जल वाष्प या नमी। जल वाष्प या नमी वायुमंडल में बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए संक्षारण की प्रक्रिया बारिश के मौसम में ही सबसे ज्यादा होती है। और हर वर्ष करोड़ों रुपए का लोहा या अन्य धातुएं संक्षारण के कारण खराब हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आपके लिख देता हूं संक्षारण क्या होता है। धातुओं का वायुमंडलीय ऑक्सीजन में नमी, अब नमी बोल सकते हैं, जल वाष्प बोल सकते हैं, के संपर्क में आने से अवांछित यौगिकों में बदलना। इसी को हम क्या बोलेंगे? संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना या भूरा पाउडर बनना। तांबे पर यानी कॉपर पर हरे रंग की परत का बनना। और सिल्वर यानी चांदी पर काले रंग की परत का बनना। चांदी, सिल्वर पर काले रंग की परत का बनना। ये संसारण के उदाहरण है। अपने 12th केमिस्ट्री में लोहे पर जंग लगना, लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना का क्या मतलब है? लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना मतलब लोहे पर जंग लगना। तो अपने 12th केमिस्ट्री में लोहे पर जंग लगना जो है ये डिटेल से इसकी रिएक्शन है। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। संसारण में लोहे पर जंग लगना,
देखो संचालन जो है, जिसमें हम बात कर रहे हैं लोहे पर जंग लगना, ये एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है और इसमें एक छोटे गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है। यहाँ पर लोहे पर जंग लग रहा है, यानी लोहा एनोड का कार्य करता है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और कैथोड पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन का एनोड पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन और H प्लस आयन अपचयन कर देते हैं। तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, लोहे पर जंग लगना यानी यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। एक बार सवाल भी आया हुआ है, स्पष्ट कीजिए कि लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। और इसमें एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है, यानी एनोड भी होगा, कैथोड भी होगा। निर्माण होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनोड। एनोड आयरन का होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो ये जो आयरन धातु है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe+2 में बदल जाती है। दूसरी रिएक्शन होगी कैथोड पर। कैथोड में क्या होगा, वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का H प्लस आयन व इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, एनोड वाले, अपचयन कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो गैस है, H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन, इसका अपचयन कर देंगे और क्या बना लेंगे, जल। यहाँ ऑक्सीजन अकेली है, यहाँ ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रही है, ऑक्सीकरण में कमी हो रही है, तो अपचयन हो रहा है। बैलेंस करने के लिए देखो, इसको 2 से गुणा कर लेंगे, ऑक्सीजन 2 होंगे, इसको 4 से गुणा कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन भी कर लेंगे, चेक। सवाल आता है कि H प्लस आयन का स्रोत क्या है। तो H प्लस आयन का स्रोत होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल वाष्प से क्रिया करके अम्ल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाती है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, यही इसका स्रोत। और ये क्रिया वायुमंडल में होती है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प से क्रिया करके H2CO3 बनाती है, जो अम्ल है, और यही हमें H+ देता है। तो अब दोनों रिएक्शन को हम जब जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। यहाँ देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाली रिएक्शन को हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऊपर 2 है, नीचे 4 है, तो 2 को 4 करने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ये Fe को 2 से गुणा करना है, तो 2Fe सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस 4A+ आयन, और यहाँ कुछ नहीं है, ये मिलके दे रहे हैं Fe+2 प्लस 2H2। ये लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण अभिक्रिया है। अब क्या होगा, ये जो Fe+2 आयन है, फेरस आयन, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल वाष्प से पुनः क्रिया करके फेरिक आयनों में बदल जाते हैं, जो जल वाष्प के अणुओं को ग्रहण करके जंग का निर्माण करता है। तो Fe+2 आयन Fe+3 ऑक्सीकरण हो जाते हैं। कैसे होंगे, देखो ये Fe+2 जो आयन है, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल वाष्प से पुनः क्रिया करेंगे और बना लेंगे Fe2O3, और साथ में मिल जाएंगे हमें फॉस्फरस हाइड्रोजन आयन, जो शुरू में काम है। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, +3, तो +2 से +3 ऑक्सीजन हो रहा है। अब इसको निकालना चाहिए, निकाल सकते हैं, 2 आयरन का 2x प्लस
3 ऑक्सीजन, ए का माइनस 2 तो 3 का माइनस 6, टोटल 0। तो 2x इक्वल टू प्लस 6 x बराबर 6/2 यानी 3। बैलेंस होने के लिए देखो ये 2 Fe है, इसको 2 से गुणा कर दो। फिर ये ऑक्सीजन 3 है, ये 2 कर लो और इसको कितना कर लो, आधा। आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन ये, दो ऑक्सीजन ये, 3 यहाँ 3 हाइड्रोजन 2 का डबल 4, हाइड्रोजन 2 का डबल 6। अब क्या होगा, ये Fe+2 जो सॉरी ये फेरिक ऑक्साइड है, ये जल के अणुओं को ग्रहण करेंगे। जैसे मान लो X जल के अणु को ये ग्रहण करेंगे तो ये बना लेंगे Fe2O3 और XH2। ये जो बना है ये है जंग। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं जल। और इस तरह कैसा होता है, ये भूरे रंग का पाउडर होता है, खुदा पाउडर। तो यहाँ पर जो Fe+2 आयन थे वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन जल वाष्प से क्रिया करके Fe+3 ऑक्सीकृत हो रहे हैं, और ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है ये जल अणुओं को ग्रहण करके जंग का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार लोहे पर जंग लगता है। एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है। ये एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, यानी एक गैल्वेनिक सेल का यहाँ निर्माण हो रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हर वर्ष करोड़ों रुपए का लोहा जंग के कारण खराब हो जाता है। हम चाहते हैं कि लोहा जंग से खराब कम हो। ऐसा तो ही नहीं सकता कि 100% हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि कम से कम लोहा जंग से खराब हो। तो लोहे को जंग से सुरक्षा करने के लिए, जंग से बचाव के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं। तो अपना टॉपिक है जो संचारण हो रहा है इससे सुरक्षा के उपाय है। इसमें पहला ही है उपयुक्त पदार्थ की परत चढ़ाकर। अपने जो लोहे की वस्तु है, जैसे मानो ये लोहे की वस्तु है, इस पर हम एक बेटर पदार्थ की परत चढ़ाकर इसको संचरण से बचा सकते हैं। जैसे इसको पेंट करके, इसके ऊपर ग्रीस करके, या इसको चिकना बनाकर। पेंट करोगे, ग्रीस करोगे, चिकना बनाओगे तो क्या होगा, जो लोहा है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन और जल वाष्प के संपर्क में नहीं आएगा, और संपर्क में नहीं आएगा तो जंग नहीं लगेगा। अब देखो जंग लगने के लिए हमें क्या करना है, जो लोहा है उसको वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल वाष्प के संपर्क में आने से बचाना है। अब बचाओ आप कैसे भी, अगर वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल वाष्प के संपर्क में नहीं आएगा तो जंग नहीं लगेगा। तो इसमें उपयुक्त पदार्थ की संरचना इसमें लोहे पर पेंट करके, ब्रिज लगाकर, वह चिकना बना इसे जंग से बचाया जा सकता है। तो ये तो हो गया अपना पहला तरीका। दूसरा तरीका है, उसका नाम है बलिदानी सुरक्षा। देखो जैसा नाम है, कोई धातु आएगी वो कहेगी लोहा तुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं तुझे जंग से बचाऊंगा, मैं तेरे लिए अपना प्राण का बलिदान दूं। तो यहाँ प्राण कौन है, ऐसे तो नहीं कि कोई दूसरी धातु मर जाएगी कि मैं मर गया और लोहा तू आराम से जंग से बचा ले। इसमें हम क्या करते हैं, लोहे पर लोहे से अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे ये लोहे की धातु है, इस पर जैसे हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, जिंक लोहे से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए वो लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो लोहे का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑक्सीकरण नहीं होगा तो ये प्रक्रिया नहीं होगी, तो नहीं होगी तो जंग किस बात है। तो इसमें क्या करते हैं, लोहे पर अधिक क्रियाशील धातु, अब यदि क्रियाशील धातु कौन सी है, जैसे मान लो जिंक,
मैग्नीशियम, इसकी परत चढ़ाकर संचारण से सुरक्षा कर सकते हैं। अब ये अतिक्रियाशील धातु करेगी क्या, ये लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, तो अतिक्रियाशील धातु लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग कर यानी ऑक्सीकृत होकर लोहे को जंग से बचाती है। जैसे हम लोहे की जो वस्तु है उस पर जिंक की परत चढ़ा सकते हैं, और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण, जैसे एक और नाम है ये सब लेपन, जिनको ये सब बोलते हैं, कहते हैं। तो ये तो हो गया सेकंड उपाय। थर्ड उपाय है, उसका नाम है कैथोडिक सुरक्षा। इसमें काम वही है, लेकिन कैथोडिक सुरक्षा का उपयोग हम तब करते हैं जैसे भूमिगत पाइप, मान लो भूमि में कोई लोहे का पाइप अंदर धंसा हुआ है, या जहाज जो लगातार पानी में चलते हैं, या जो पानी में पुल बने हुए हैं उनके पाइप, उनको जंग से बचाना है, उसके लिए हम कैथोडिक सुरक्षा का उपयोग करते हैं। तो तीसरा जो सुरक्षा का उपाय है वो है कैथोडिक सुरक्षा। यह विधि तब अपनाई जाती है कब, भूमिगत पाइप यानी पानी में या जमीन में पाइप बने हुए हैं, या पानी के टैंक व जहाज यानी शिप, जहाजों को इस विधि द्वारा या इस विधि से संचालन से सुरक्षित रखते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम एक लेंगे अतिक्रियाशील धातु जैसे मैग्नीशियम, ये लोहे से अतिक्रियाशील है, इसका हम संपर्क करवा देंगे लोहे की वस्तु से, जैसे लोहे का पाइप, इससे इसको संपर्क करवा देंगे। तो यहाँ पर अतिक्रियाशील धातु जो है ये किसका कार्य करेगी, एनोड का। ये अपने लोहा है, ये किसका कार्य करेगा, एनोड, सॉरी कैथोड। तो हमने अतिक्रियाशील धातु का एनोड बना दिया, तो लोहे का क्या बन जाएगा, कैथोड। अब ये एनोड है तो एनोड ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कैथोड में इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। तो ये अतिक्रियाशील धातु जो है, जो एनोड का कार्य कर रही है, ये लोहे से पहले इलेक्ट्रॉन त्याग कर लोहे की जंग से सुरक्षा करती है। देखो तरीका वही है बलिदान सुरक्षा वाला, यहाँ पर भी हम अतिक्रियाशील धातु को ही काम में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोहे की वस्तु पर अतिक्रियाशील धातु की परत चढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर हम अतिक्रियाशील धातु से लोहे को संपर्क करवा रहे हैं तार के माध्यम से। तो अतिक्रियाशील धातु लोहा यानी Fe से पहले
इलेक्ट्रॉन, ई माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे जंग से संक्षारण से बचा दिए। अब क्योंकि इस प्रक्रिया में लोहा कैथोड का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया कैथोडिक सुरक्षा। नंबर 4 और लास्ट जो संक्षारण से सुरक्षा का उपाय है वो है जंग रोधी पदार्थ। जैसे लोहे पर हम रेड ऑक्साइड करते हैं, वो जंग रोधी पदार्थ ही है। जंग रोधी पदार्थ जैसे एग्जाम्पल के रूप में सोडियम फॉस्फेट या सारी क्रोमेट पदार्थों को यदि लोहे की सतह पर लेपित कर दिया जाए या लोहे की वस्तुओं को इन जंग रोधी पदार्थों के विलयन में डालकर बाहर निकाल लिया जाए तो लोहा संक्षारण से सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो जंग रोधी पदार्थ है इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसीलिए ये H+ आयन जो ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं उनको लोहे के संपर्क में आने से रोकते हैं। अब हाइड्रोजन आयन जब ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएंगे, लोहे के संपर्क में नहीं आएंगे तो प्रक्रिया नहीं होगी और जंग भी नहीं लगेगा। तो सोडियम फॉस्फेट फिर सारी क्रोमेट, इसमें क्या करते हैं कि ये जो जंग रोधी पदार्थ है पदार्थ करते हैं सारी क्रोमेट जंग रोधी पदार्थों का उपयोग करके लोहे को यहां जैसे कर देते हैं संक्षारण से या जंग से बचाते हैं। इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने सोडियम फॉस्फेट विलयन ले लिया, उसमें लोहे की वस्तु को डाल दी, थोड़ा सा उबाल लेते हैं विलयन को, लोहे पर जंग रोधी पदार्थ का आवरण बन जाएगा। वो आवरण किसका होगा, इन जंग होगी सॉरी जंग रोधी पदार्थ का। लोहे पर इनका एक परत बन जाएगी, अब लोहे पर जंग नहीं लगेगा। ये किस प्रकार बचाते हैं, ये सारी प्रकृति को होते हैं, तो ये सारी प्रकृति के होने के कारण H+ आयनों को दूर कर देते हैं, यानी संपर्क में नहीं आने देते। तो अभी हमने पढ़ा था कि H+ आयन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का अपचयन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो जंग पर या यूं कहें लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी, क्योंकि H+ आयन वहां उपलब्ध नहीं होंगे, तो प्रक्रिया नहीं होगी, और नहीं होगी तो लोहे पर जंग नहीं लगेगा। तो इस प्रकार हम उपयुक्त पदार्थ की परत चढ़ाकर, बलिदानी सुरक्षा करके, कैथोडिक सुरक्षा करके और जंग रोधी पदार्थों का उपयोग करके लोहे को संक्षारण या जंग से बचा सकते हैं। लेकिन इतनी सारी प्रक्रियाएं करने के बाद में भी लाखों करोड़ों रुपए का जो लोहा है वो हर साल विश्व में जंग के कारण खराब हो जाता है। जब भी लोहे पर जंग लगता है तो जो जंग का पाउडर बना है वो लोहा खराब हो जाता है, पाउडर के रूप में अलग हो जाएगा, तो लोहा जंग के कारण लगातार खराब होगा। और खराब कब होगा, ज्यादातर मानसून के टाइम यानी बारिश के मौसम में, जब वायुमंडल में जल वाष्प यानी नमी अधिक होती है, उस समय लोहे पर जंग अधिक लगता है। तो इन प्रक्रियाओं का उपयोग करके हम लोहे को जंग से सुरक्षा कर सकते हैं, जंग से बचा सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है, कोई भी ऐसी विधि नहीं है कि 100% लोहे पर जंग लगेगा नहीं। हाँ, एक लंबे अंतराल के बाद में लगेगा, लेकिन ज्यादातर विधियां ऐसी है जो लोहे को लंबे समय तक संक्षारण से बचाती है। तो यहाँ पर अपने संक्षारण वाला टॉपिक समाप्त होता है और चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 3 यानी रासायनिक बल गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं सुशील कुमार जांगिड आपको फिर मिलूंगा ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोज के साथ। धन्यवाद।